नमस्कार दोस्तों, इस पाठ में हम लोग मानव नेत्र एवं रंग-बिरंगा संसार का अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में हम मानव नेत्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उसके दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में और वर्ण विक्षेपण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो 17वीं शताब्दी में जो आइजैक न्यूटन है ना, आइजैक न्यूटन एक बहुत महान वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया। तो 17वीं शताब्दी में जो महान वैज्ञानिक है आइजैक न्यूटन, वो प्रिज्म का उपयोग किए क्योंकि उन्हें सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना था। अब वो क्या किए, उन्हें ये लगा कि जो जो सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 वर्ण पहले से उपस्थित है या प्रिज्म से सूर्य की किरण जब गुजरती है तो ये 7 वर्णों में विभक्त होती है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है? तो उन्हें लगा कि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें ये 7 वर्ण पहले से उपस्थित है या ये प्रिज्म के कारण, अगर सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने देते हैं, जब सूर्य की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वो वर्णों में विक्षेपित होती है, 7 वर्णों में टूट जाती है। तो उन्होंने इस तो उन्होंने इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि अगर 2 प्रिज्म को एक साथ रख देंगे, ठीक है? 2 प्रिज्म को एक साथ रखेंगे और यहाँ से सूर्य की किरण गुजरेगी, ठीक है? तो यहाँ पे तो 7 वर्ण में टूट जाएगी, 7 वर्ण में, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। अब फिर यही जब दूसरे प्रिज्म से पास होगी, प्रिज्म संख्या 1 है और ये प्रिज्म संख्या 2 है, तो क्या ये फिर से जो बैंड है, जो स्पेक्ट्रम है, ये फिर से अधिक वर्णों में विक्षेपित होगी या नहीं होगी? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पाया। तब उन्होंने क्या किया कि एक सर्वसम प्रिज्म को पहले प्रिज्म के सापेक्ष में, यानी कि पहले प्रिज्म की तुलना में उल्टी स्थिति में रख दिया और उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज निर्गत हो रहा है। यानी कि यहाँ से श्वेत प्रकाश गई, एक प्रिज्म था, ठीक है? ये 7 वर्णों में विभक्त हो गई, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। अब इसके सापेक्ष में एक दूसरा प्रिज्म रख दिया गया, ठीक है? इसके उल्टी दिशा में सर्वसम प्रिज्म उल्टी दिशा में रख दिया गया और हमें पर्दे पे जो मिला वो श्वेत प्रकाश मिला। इससे ये पता चला कि जो सूर्य के वर्ण है उसमें ही 7 रंग 7 वर्ण पहले से ही मौजूद थे। उसमें ही 7 वर्ण पहले से मौजूद थे, जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। अब आता है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? तो जो जो सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम बनाएगा, वैसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है? वैसा प्रकाश, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के समान स्पेक्ट्रम बनाएगा, यानी कि जब कोई भी प्रकाश है उसको अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे और वो एक स्पेक्ट्रम देगा जैसा कि सूर्य बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्वेत प्रकाश बोलेंगे। और इस प्रेक्षण से ये पता चला कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 वर्ण से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश किसको बोलेंगे? जब कोई भी प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम बनाएगा, जब वो प्रिज्म से गुजरेगा तो उसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहेंगे। अब आते हैं इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष हम लोग अपने बाल्यकाल से ही देखते आ रहे हैं, ये एक प्राकृतिक घटना है। तो इंद्रधनुष क्या होता है, कब बनता है? तो ये वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों के कारण दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यानी कि जो वो स्पेक्ट्रम है, एक स्पेक्ट्रम तो हम लोग देखें जब सूर्य की किरण प्रिज्म से पास होती है, उसी तरह इंद्रधनुष है, यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है और जल के सूक्ष्म कणों के
द्वारा ये दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। और इसमें जल का जो सूक्ष्म कण है वो प्रिज्म की भूमिका निभाता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। यानी कि जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में क्या होती है, जल की सूक्ष्म बूंदें उपस्थित रहती है और उस जल की सूक्ष्म बिंदु से उस जल की सूक्ष्म बूंदों से सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, परिक्षेपण होता है। और इसके कारण क्या होता है, हमें इंद्रधनुष प्राप्त होता है। और ये जो जल की सूक्ष्म बूंदें हैं वो छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है। जल की छोटी जो सूक्ष्म बूंदें हैं वो छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। जैसे प्रिज्म में प्रकाश डालने पे, श्वेत प्रकाश डालने पे दूसरी तरफ हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसी तरह यहाँ पे जो जल की जो बूंद है वो एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम देती है, वो प्रिज्म की तरह काम करती है। अब जो जल की सूक्ष्म बूंदें हैं वो क्या करती है, सूर्य के आपतित प्रकाश को अपवर्तित करती है, ठीक है, फिर विक्षेपित करती है तथा इसका आंतरिक परिवर्तन करती है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। ठीक है, तो जो जल की बूंद है वो जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जो आपतित प्रकाश होगा, जो सूर्य का किरण पड़ेगा, वो पहले अपवर्तित करेगा, फिर विक्षेपित करेगा, इसके बाद वहां पे आंतरिक परिवर्तन होगा। ठीक है, और उसके बाद जब जल की बूंद है से जब सूर्य की किरण निकलेगी तो प्रकाश का पुनः अपवर्तन होगा। तो प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। ठीक है, और ये हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। तो क्या होता है, हमें फिर से याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो जल की बूंद है उसमें जब प्रकाश जाएगी तो पहले अपवर्तित होगी, अपवर्तित तथा विक्षेपित होगी, उसके बाद आंतरिक परिवर्तन होगा, आंतरिक रूप से परिवर्तित करती है जल की बूंद उसको, और फिर जल की बूंद से बाहर निकलते समय जो सूर्य का प्रकाश है पुनः अपवर्तित होगा। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे अपवर्तन होता है, तो फिर से अपवर्तित होगा। इस और प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण जो विभिन्न वर्ण है प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचती है, और इसलिए हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष है वो सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। अब है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो अपवर्तन वायुमंडल में भी होता है, हम लोग अब उसका अध्ययन करेंगे। तो आप कभी आग या भट्टी या किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती हुई गर्म वायु के प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति अथवा झलमलाहट देखी होगी। तो अगर कहीं पे आग जल रहा हो या कोई भट्टी हो, अगर उसके ऊपर हम लोग देखेंगे, जो गर्म वायु है उसके ऊपर देखेंगे, तो जो धूल का कण है उसकी आभासी या अनियमित या स्थिर गति को तो हम लोग देख सकते हैं, जहां आग बहुत तेजी से जल रहा होता है या झिलमिलाहट दिखाई पड़ता है, वो तो तय है। उसके बाद ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे आग जल रही है, इस जगह पे कहीं आग जल रही है, यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है, यहाँ का जो वायु है वो ज्यादा गर्म होगा इसकी तुलना में, यानी कि आग के जो तुरंत ऊपर का वायु है वो ज्यादा गर्म होगा इस आग की तुलना में। इसको हम लोग फिर से यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे आग जल रही, यहाँ पे कहीं से आग जल रही है, ठीक है, ये आग है, इसको मान लेते हैं आग जल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायु है ये ज्यादा गर्म होगा इसके ऊपर के जो वायु है उसकी तुलना में, ठीक है। तो माध्यम क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि जो ऊपर की जो ठंडी वायु है वो ज्यादा सघन होगी और जो गर्म वायु है वो कम सघन होगी। तो यही लिखा हुआ है, आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, गर्म वायु अपने ऊपर ठंडी वायु की तुलना में हल्की यानी कम सघन होगी। तो गर्म वायु कम सघन होगी होती है,
और इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। ठीक है, जो अपवर्तक का माध्यम है, वायु की जो भौतिक अवस्था है वो स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आग के ठीक ऊपर का जो वायु है वो ज्यादा गर्म होता है और उसके ज्यादा ऊपर का जो वायु होता है वो कम गर्म होता है। तो जो ज्यादा गर्म वायु है वो कम सघन होता है, और जो कम वायु है वो ज्यादा सघन होता है इसके तुलना में। इसके कारण क्या होता है कि माध्यम बदलता है। जब माध्यम बदलेगा तो अपवर्तन होगा, और जो गर्म वायु है उसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा कम भी होता है। अब जो अपवर्तक माध्यम है, यानी जो अपवर्तक का माध्यम है क्या है, वायु है हमारे पास, उसकी जो भौतिक अवस्था है वहां पे अस्थिर नहीं होती है, इसलिए गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की जो आभासी स्थिति है वो परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह स्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय, और इसी प्रकार यह स्थिरता क्या करता है, हमारे जो स्थानीय पर्यावरण पर में लघु स्तर पर, छोटे से स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसका एक का ही प्रभाव है। ठीक है, तो सब ये जानना जरूरी है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है, तो उसमें वायु है अलग अलग जगह पे, कभी कहीं ज्यादा गर्म है, कहीं ज्यादा ठंडा है, और उसके कारण जो अपवर्तन होता है, ठीक है, अलग अलग सतह है, और उस वहां पे वायु कहीं पे ज्यादा गर्म कहीं ज्यादा ठंडा होता है, उसके कारण जो अपवर्तन होता है वही होता है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना एक ऐसी परिघटना है जिसपे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो जो तारे हैं वो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, यानी कि जब वायुमंडल में प्रकाश प्रवेश करेगा तो उसका अपवर्तन होगा, और इसके कारण क्या होंगे, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, यानी लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक तारों तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होते रहता है। यानी जो तारों के द्वारा जो प्रकाश है वो जब हमारे आंख तक पहुंचता है तो वो वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वो क्या होता है, लगातार अपवर्तित होते रहता है, क्योंकि वो वायुमंडल में पहुंच रहा है। वहां पे कहीं वायु वायु का माध्यम कम सघन है, कहीं ज्यादा सघन है, इसके हिसाब से उसका निरंतर अपवर्तन होता रहता है। अब जो वायुमंडलीय अपवर्तन है उसी माध्यम में होता है जिसमें क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, यानी कि जो अपवर्तन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, जिस माध्यम में हो रहा है यानी वायु में हो रहा है, उसका क्या होता है, जो अपवर्तनांक है वो बदलते रहता है, वो स्थिर नहीं है। पूरे वायुमंडल का अपवर्तनांक एक जैसा तो नहीं होगा, तो वायुमंडल का अपवर्तनांक क्या है, बदलते रहता है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर अतः झुका देता है अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी स्थित वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण क्या होता है कि वायुमंडल है तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, और इसके कारण तारे की आभासी स्थिति है जो उसके तारे की वास्तविक स्थिति है, ठीक है, जहां पे तारा है और जहां पे तारा हमें दिखता है वो दोनों अलग अलग प्रतीत हो प्रतीत होता है। मतलब है जहां पे तारा है और जहां पे हम लोग तारा देखते हैं वो अलग होता है। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि तारा इस बिंदु पे है, लेकिन हम लोग को जो तारा लगता है कि तारा यहाँ पे है, और ये क्यों होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
अब है क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। जब हम लोग क्षितिज के निकट से देखेंगे, निकट देखने पर जो तारा होगा वो जिस ऊंचाई है उससे अधिक ऊंचाई पे प्रतीत होता है। तारे की यह आभासी स्थिति भी अस्थायी न होकर धीरे होकर थोड़ी धीरे धीरे थोड़ी बदलती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं अस्थायी नहीं है। तो जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी भौतिक अवस्थाएं अस्थायी नहीं है, इसलिए जो तारे की जो आभासी स्थिति है वो भी धीरे धीरे बदलती रहती है। चूंकि तारे बहुत दूर है, अतः उनको हम प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान समझ सकते हैं। ठीक है, तारे बहुत दूर है इसलिए उनको हम प्रकाश के बिंदु के समान समझ सकते हैं, और तारों से जो आने वाली प्रकाश किरणों का पथ है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है। अतः तारों तारों की आभासी स्थिति झिलमिलाते रहती है। ठीक है, तो तारों से जो आने वाली प्रकाश है उसका जो पथ है, प्रकाश किरणें उनका पथ है थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, अतः तारों की आभासी स्थिति झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। अब है कि जब तारा टिमटिमाता है तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि ग्रह है जो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है। ठीक है, तारे जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, और ग्रह है तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति नहीं माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान ले, ठीक है, जैसे तारा को हम लोग क्या मानते हैं कि ये बिंदु स्रोत है, प्रकाश का बिंदु स्रोत है। ठीक है, उसके उसके समान है। तारा को प्रकाश का एक बिंदु स्रोत के समान समझते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रह को भी बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान भी ले, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से, तो बहुत सारा बिंदु स्रोत से मिलके ग्रह बना होगा। अगर ग्रह को बिंदु साइज का अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मानेंगे, तो सभी बिंदु साइज से जो के प्रकाश स्रोत से जो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा में जो कुल परिवर्तन का औसत मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि तारा को अगर हम बिंदु साइज का बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, तो उसमें जो कुल परिवर्तन होगा, वहां से जो प्रकाश आ रही है उसमें कुछ जो औसत परिवर्तन होगा उसका मान शून्य होगा। इसके कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं है, इसके कारण टिमटिमाने का प्रभाव जो होता है वो निष्प्रभावित हो जाता है। अब है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले पूर्व दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये वायुमंडल अपवर्तन का ही देन है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देते रहता है। और यहाँ वास्तविक सूर्योदय से क्या अर्थ है, तो सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करने को हम लोग कहते हैं वास्तविक सूर्योदय। तो वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। ठीक है, ये जो चित्र है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्षितिज के सापेक्ष में जो सूर्य की आभासी स्थिति क्या है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, तो जो वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर है लगभग 2 मिनट है, और इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका, यानी जो सूर्य की जो चक्रिका है वो क्या होती है, चपटी होती है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, सूर्योदय हमें सूर्योदय से वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले प्राप्त होता है, यानी कि जो सूर्योदय हमें दिखाई देता है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, और ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और इसी घटना के कारण जो है, परिघटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो है मतलब है सूर्य की जो चक्रिका है वो चपटी दिखाई पड़ती है, क्योंकि सूर्य के
क्षितिज के सापेक्ष में वास्तविक तथा आपेक्षिक स्थिति में काफी अंतर होता है। अब है टिंडल प्रभाव। तो पृथ्वी पर के वायुमंडल में कई सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। वायुमंडल में बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि धुओं का कण होता है, जल की सूक्ष्म बिंदु होती है, धूल के कण होते हैं, ये सब होते हैं। तो पृथ्वी पे वायुमंडल के कई सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे धुओं का होता है, जल का हुआ और धूल का कण हो गया, ये सब बहुत सारा सूक्ष्म कण होता है। जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे महीन कणों से यानी ऐसे छोटे कणों से टकराता है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है, ठीक है। जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं, इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है और इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव करते हैं, ठीक है। तो जो सूक्ष्म कण होता है उसके कारण क्या है कि प्रकाश है, इन कणों से जो विशिष्ट प्रकाश है वो परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचेगा और इस प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इस कणों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इस कणों को हम लोग देख सकते हैं और इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव करते हैं। बंद कमरा हो जहां किसी छेद से अगर सूर्य की रोशनी आ रही हो, वहां पे ये प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। अब है प्रश्न कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। एक्चुअली एक टॉपिक है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो जो प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण होता है वो प्रकीर्णन करने वाले साइजों पर निर्भर करता है। यानी कि जो वर्ण प्रकीर्णित होगा वो किस पर निर्भर करेगा, तो प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर, उसके आकार पे निर्भर करता है। और जो अत्यंत सूक्ष्म कण है मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। जो बहुत छोटा सा कण होता है वो क्या करता है, मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करता है, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा क्यों लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। तो जो सूक्ष्म कण होगा वो क्या करेगा, नीला रंग के प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्ण करेगा। तो इसीलिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो जो वायु का सूक्ष्म कण है वो लाल रंग को भी प्रकीर्ण करता है, लेकिन उसके तुलना में नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है और प्रकीर्णित हुआ नीला रंग हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगर वायुमंडल ना होता तो प्रकीर्णन ना होता, ठीक है, और आकाश काला प्रतीत होता। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है हमारे नेत्र तक पहुंचेगा क्षितिज के समय, उसके पहले क्या होगा, वायुमंडल की वायु की ढेर सारी परतों से होकर गुजरेगा, यानी वायु की मोटी परतों से गुजरेगा और क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। इसलिए नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है और सूर्य का जो रंग है वो लाल प्रतीत होता है, ठीक है। और दोपहर के समय सूर्य ठीक ऊपर होता है, इसलिए सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो अपेक्षाकृत कम पे चलेगा। सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ठीक है। अगर दोपहर के समय क्या होता है, सूर्य ठीक ऊपर होता है तो सिर सूर्य सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा और दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पाता है। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग
लाल होता है और जब दोपहर के समय जो है, सूर्य का रंग है, वो सफ़ेद प्रतीत होता है। तो इसके साथ जो हमारा है मानव नेत्र और रंग-बिरंगा संसार खत्म हुआ। इसके अगले भाग में हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखें।